सिग्मा डेवलपर्स। हमारा पिछली वीडियो से HTML का चैप्टर ख़त्म हुआ था और हम आ चुके हैं HTML टू ये जो एट्रीब्यूट्स में। तो हमारा एट्रीब्यूट्स बहुत सारा है और इनको हम कवर करेंगे 2 चैप्टर में। तो ये चैप्टर 1 होगा 9.1। तो यहाँ से हमने काफ़ी सारे एट्रीब्यूट HTML में देख लिया था, यूज़ कर लिया था। तो उनको हम क्या करेंगे, इग्नोर कर देंगे और जो नहीं देखा था उसको एक्सेप्ट करेंगे। तो हमारा जो चैप्टर होगा इसमें सारा एट्रीब्यूट्स कवर किया जाएगा। तो एक ही चैप्टर में तो नहीं होगा, तो मिलते हैं और चैप्टर में इसी चैप्टर तो हम आगे बढ़ाएंगे। तो आप लोगों का कॉन्ग्रेचुलेसन है कि आप लोग सब ने HTML कंप्लीट कर लिया है और आ गए हैं एट्रीब्यूट में। और ये एट्रीब्यूट ख़त्म होते ही हम HTML का दूसरा पार्ट यानी मैथमल में जाएंगे। और यहाँ पर अभी भी हमारा HTML का 2 टैग है जो SVG और मैथ टैग है। तो SVG को ख़त्म करेंगे, फिर हमारा जो मैथमल लैंग्वेज है वो है, XML भी है, उसको भी देखेंगे। उसके बाद हम कहाँ जाएंगे ना, हमारा CSS में। तो CSS में जाएंगे। तो चलिए अब यहाँ पर शुरू करते हैं, इतना ही। तो बातचीत ज़्यादा ना करें। तो क्लास एट्रीब्यूट आता है, ID एट्रीब्यूट और स्टाइल एट्रीब्यूट। ये 3 एट्रीब्यूट ऐसा है ना कि आप कोई भी टैग हो HTML का या फिर कहीं डॉक टाइप भी क्यों ना हो उसको भी लगा सकते हो, उस पर भी इन क्लास और ID लगा सकते हो। लेकिन स्टाइल आपको सिर्फ जो उन टैग पर लगाना है जो हमारा स्टाइल से रिलेटेड करता है, यानी तीनों का सेम जगह पे यूज़ होगा। और सारा एट्रीब्यूट यानी जो हमारा बेसिक HTML होता है HTML टैग उस पर लगा सकते हो। उसके अंदर यूज़ होने वाला हेड टैग में नहीं लगेगा और हेड टैग के अंदर यूज़ होने वाला जितना टैग है उन पर नहीं लगेगा। बाकी बॉडी के अंदर HTML टैग, बॉडी टैग और बॉडी के अंदर यूज़ होने वाला सारा टैग में ये एक क्लास ID एट्रीब्यूट लग जाएगा, कोई बात नहीं। और SRC हमारा उस टैग पर लगेगा जो लिंक को प्रेफर करता है, SRC और href भी वही। तो कहीं पर SRC कहीं पर href, ये दोनों आएगा। लेकिन एक ही टैग, दोनों टैग एक ही टैग, दोनों एट्रीब्यूट्स एक ही टैग में नहीं लगेगा, किसी में href तो किसी में SRC, ये आ जाएगा। इनको हमने देख लिया तो हम इसका प्रैक्टिकल नहीं देखेंगे। और ऑल्ट एट्रीब्यूट वो सिर्फ इमेज टैग में ही आएगा, जहाँ पर इमेज टैग में, और यहाँ पर जहाँ पर आप लिंक पे पास करोगे, URL पास करोगे, वहाँ पर आप ऑल्ट एट्रीब्यूट लगा सकते हो। और टाइटल भी हर एट्रीब्यूट में यूज़ कर सकते हो, हर एट्रीब्यूट में यूज़ कर सकते हो। और टाइप हमारा उस टैग में लगेगा जिसका हम टाइप डिफाइन करना चाहेंगे। जैसे फॉर्म के अंदर यूज़ होने वाला सारा टैग में टाइप एट्रीब्यूट यूज़ होगा। इसके बाद वैल्यू एट्रीब्यूट, वो भी फॉर्म के अंदर यूज़ होने वाला टैग में आएगा। नेम एट्रीब्यूट भी फॉर्म के अंदर, ये प्लेस होल्डर, डिसेबल, रीड ओनली, चेकबॉक्स, सिलेक्टेड, मल्टीप्लाई, पैटर्न, मीन, मैक्स, मैक्स लेंथ, रिक्वायर्ड फॉर, ये एक्शन, मेथड, इंक टाइप, टारगेट, रियल और रील। ये जो हो गया ना, ये सारा एट्रीब्यूट कहाँ पे यूज़ होने वाला है, ये सारा एट्रीब्यूट हमारा यूज़ होगा फ्रॉम के अंदर। अब ये विड्थ और हाइट एट्रीब्यूट आ गया, तो यहाँ पर हमारा जो यूज़ होगा वो ये एट्रीब्यूट हमारा कहाँ पर जाएगा, विड्थ और हाइट हमारा सारा टैग में यूज़ नहीं होगा। जिसके अंदर कंटेंट रहेगा, सिमेंटिक एलिमेंट के अंदर और कंटेंट रहने वाले एलिमेंट पर विड्थ और हाइट डिफाइन होगा। तो विड्थ और हाइट यहाँ पर आप डिफाइन करोगे। उसके बाद बॉर्डर एट्रीब्यूट आता है। अब आ जाते हैं टेबल के अंदर यूज़ होने वाला टैग, जो बॉर्डर है, सेल स्पेसिंग, सेल पेडिंग, कॉल स्पान, रो स्पान, अलाइन, वी अलाइन, टॉप, वी अलाइन का जो वैल्यू है टॉप, मिडिल, रेस्ट और बॉटम। इसके बाद TH, TR और TD, TH, TR में यूज़ होगा टॉप, मिडिल, बटन, वी अलाइन। इसको अब हमने यूज़ कर लिया था। लैंग एट्रीब्यूट आप हर टैग्स में यूज़ कर सकते हो, वो हर टैग्स में यूज़ कर सकते हो, वो भी HTML बॉडी और बॉडी के अंदर यूज़ होने वाला सारा एट्रीब्यूट में लगा सकते हो। अब तो डिफ़ॉल्ट में लैंग एट्रीब्यूट कहाँ पर यूज़ करोगे, जिस पर आपका कंटेंट होगा। जैसे आपका मेरा कंटेंट है इंग्लिश का, तो सारा वेब पेज में इंग्लिश रहेगा, तो मैं HTML में लैंग के बाद en वैल्यू लगा सकता हूँ इंग्लिश का टाइटल। जैसे और यहाँ पर अगर आप, मेरे पास HTML है लेकिन हेडिंग HTML के अंदर मेरा एक जो है हेडलाइन है, हेडिंग टैग,
वो हम क्या करेंगे, उसमें हमारा कंटेंट हिंदी में रहेगा तो यहाँ पर हम HN वैल्यू लगा देंगे लैंग एट्रीब्यूट लगा के। और DIR हमारा क्या होगा, DIR डायरेक्शन, यानी ये पी टैग में जैसे हमारा डायरेक्शन L to R यानी लेफ़्ट टू राइट और RTL यानी राइट टू लेफ़्ट। तो क्या होता है कि कुछ कुछ टैग्स ना राइट से लिखाया जाता है। हम तो इंग्लिश में वैधाफुली इस तरफ से लिखते हैं ना, लेकिन हमारा जो कुछ कुछ टैग्स होता है ना इस तरफ से लिखा जाता है, जैसे कि RB टैग और भी बहुत सारे टैग आता है। कंट्री में दुनिया में बहुत सारे लैंग्वेज है, तो लैंग्वेज है यार। उसके बाद कैरेक्टर सेट हमारा क्या आता है आपको तो पता ही होगा। चार सेट वो हमारा चार सेट हमारा कहाँ पर यूज़ होता, ये मीडिया में यूज़ होता है, मेटा चार सेट। और नेम, कंटेंट, HTTP इक्वेट, डाटा एट्रीब्यूट, ये सारा कहाँ पर यूज़ होता, ये हमारा यहाँ पर जो यूज़ होता वो मीडिया में। और डाटा एट्रीब्यूट और भी हमने देखा था फ्रॉम में यूज़ होता था, डाटा एट्रीब्यूट भी काफ़ी जगह पे यूज़ होता था। और डाटा एट्रीब्यूट हम जब और भी अलग काम के लिए यूज़ करते हैं। डाउनलोड यहाँ पर आप क्या करें, डाटा एट्रीब्यूट का यूज़ HTML में कस्टम डेटा स्टोर करने के लिए होता है, जिससे आप जावास्क्रिप्ट में डाटा सेट प्रॉपर्टी को सेट से एक्सेस कर सकते हैं। जब आप डेटा एट्रीब्यूट डिफाइन करते हैं तो उनमें जो वैल्यू होती है उन्हें जावास्क्रिप्ट के थ्रू एक्सेस किया जा सकता है। डेटा एट्रीब्यूट का मेन पर्पस यही है कि आप HTML एलिमेंट्स के साथ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन स्टोर कर सकते हैं जो जावास्क्रिप्ट में इन्फॉर्मेशन को इजीली रिट्रीव कर सकते हैं। इसके बाद यही काम होता है कि डाटा एट्रीब्यूट के अंदर जो हमारा है ना, डाटा में बहुत सारे एट्रीब्यूट्स था, आपने देखा था। यहाँ पर अगर मैं ये MD फाइल है ना, यहाँ पर नहीं आएगा, हाँ। तो डाटा एट्रीब्यूट हमारा वही काम करता है। तो इसका यूज़ आप देखोगे डाटा का बहुत सारा और भी एट्रीब्यूट आता है, तो उन सब का यूज़ आप जावास्क्रिप्ट में देखोगे, जावास्क्रिप्ट में अलग अलग काम के लिए कैसे यूज़ होता है। और डाउनलोड एट्रीब्यूट, यहाँ पर हमारा डाउनलोड एट्रीब्यूट क्या करता है, किसी भी लिंक को, जो लिंक यानी लिंक के थ्रू, जो जैसे यहाँ पर हमारा इमेज का फाइल या फिर ऑडियो वीडियो किसी भी फाइल को जैसे हम करेंगे ना, तो उसको डाउनलोड करने के लिए हमारा डाउनलोड टैग आता है। तो जिस जिस जगह पे आप JPG, PNG या फिर ऑडियो वीडियो फॉर्मेट वाला चीज़ यूज़ करोगे, वहाँ पर आप डाउनलोड एट्रीब्यूट लगा सकते हो, उसको डाउनलोड करने की परमिशन दे सकते हो। इसके बाद आता है एसिंक टैग हमारा एसिंक एट्रीब्यूट जावास्क्रिप्ट में यूज़ होता है। जब जावास्क्रिप्ट का एडवांस कॉन्सेप्ट में जाओगे ना, तब एसिंक का हमें यूज़ करना पड़ेगा स्क्रिप्ट टैग में, इस तरह से, जैसे example.js और एसिंक एट्रीब्यूट इस तरह से लगाना पड़ेगा। जब एसिंक एट्रीब्यूट यूज़ होता है, जावास्क्रिप्ट को डाउनलोड और एग्जीक्यूट किया जाता है बिना पेज रेंडरिंग को रोककर। स्क्रिप्ट डाउनलोड होने के बाद टर्नेट एग्जीक्यूट हो जाता है, चाहे पेज का कंटेंट अभी लोड हो रहा हो या कंप्लीट हो या ना हो। तो और डिफर टैग भी आता है, डिफर टैग का भी हम यूज़ करते हैं। ब्राउज़र स्क्रिप्ट को बैकग्राउंड में डाउनलोड करता है, पर उससे तब तक एग्जीक्यूट नहीं करता जब तक पेज कंटेंट HTML CSS रेंडर ना हो जाए। और अगर मल्टीपल स्क्रिप्ट हैं तो वो अपने ऑर्डर में एग्जीक्यूट होते हैं, जो उनको HTML में लिखने का ऑर्डर देता है। तो यहाँ पर डिफर टैग का भी हम यूज़ करते हैं ना, जब जावास्क्रिप्ट का कोड लिखना शुरू करेंगे तब इनका प्रैक्टिकली यूज़ देख पाओगे। अभी मैं आपको नहीं दिखा पाऊँगा। अगर आपको अभी दिखाने लग जाओ, जावास्क्रिप्ट का कोड लिखने लग जाओ, तो आप तो समझ ही नहीं पाओगे, क्योंकि ये एडवांस कॉन्सेप्ट में यूज़ होने वाला है। जब जावास्क्रिप्ट का बेसिक चैप्टर चल रहा होगा तब इन सबको आपको दिखेगा ही नहीं। जब एडवांस में जाओगे और आप हम लेटेस्ट अपग्रेड में जाओगे तब आपको समझ में आ जाएगा। और ये अनलोड, अनएरर, अनफोकस, ऑन ब्लर, ऑन क्लिक, ऑन DB क्लिक, ऑन माउस डाउन, ऑन माउस अप, माउस ओवर, माउस आउट, माउस होवर, और उसके बाद ऑन की डाउन, ऑन की प्रेस, ऑन की पे आप, ऑन चेंज, ऑन सबमिट, ऑन सेट, ऑन इनपुट, ऑन इनपुट, ये सारा जो है ये भी जावास्क्रिप्ट का एक मेथड है। इसको एट्रीब्यूट के द्वारा भी HTML में डिफाइन किया गया है, लेकिन ये मेथड है जावास्क्रिप्ट का। इन सब का यूज़ जावास्क्रिप्ट में होगा, तो ये सब का यूज़ जावास्क्रिप्ट में होगा, आगे नहीं होगा, और अब जावास्क्रिप्ट में ही होगा इन सब का यूज़। तो यहाँ पर ऑन चेंज, यहाँ पर नहीं, कहाँ पे थे हम, अब ऑन ऑटो प्ले,
ऑन ऑटो प्ले। ऑटो प्ले क्या करता है, हमारा मीडिया यानी ऑडियो वीडियो टैग में यूज़ होने वाला है। ऑटो प्ले यानी ब्राउज़र जैसे लोड होगा ऑटोमेटिकली जो है हमारा, जिसमें जो मीडिया में हम यानी मीडिया वीडियो में कोई या ऑडियो में कोई ऑडियो या वीडियो फाइल इंपोर्ट करेंगे वो ऑटोमेटिकली प्ले होगा जैसे ब्राउज़र रन होगा। और कंट्रोल हमारा क्या करता है वो तो आपने देखा ही था, लूप। उसके साथ लूप भी एट्रीब्यूट आता है, तो आप जाकर इसको और भी प्रैक्टिकली यूज़ करें और लूप एट्रीब्यूट लगाए, ऑटो प्ले लगाए, जैसा है वैसे ही लगा दो। आपको क्या करना है, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं लगाना। जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा है LWP वहीं पर लगा देना, इक्वल टू और डबल कोट नहीं लगाना है, उसका कोई वैल्यू नहीं होता, वैल्यू नहीं देना है। तो और म्यूटेड करोगे तो वीडियो तो हमारा ब्राउज़र में आएगा लेकिन म्यूटेड रहेगा, सुनाई नहीं देगा जब तक यूज़र म्यूटेड बटन पर नहीं क्लिक करेगा। अब पोस्टर एट्रीब्यूट आता है तो और प्रीलोड, तो मैं इन सब का एक प्रैक्टिकल दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर हम जाएंगे और इसको मैं पहले सेव कर लूँगा उसी जगह पे। मैं एक बार प्रैक्टिकल आपको दिखा देता हूँ, कुछ चीज़ें प्रैक्टिकल दिखाना ज़रूरी है, नहीं तो आपको भी बोरिंग सा लगेगा। तो यहाँ पर आ जाएंगे और कंपोनेंट्स में हमारा यहाँ पर एक्स्ट्रा जो है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, एक्स्ट्रा नाम से EXTRA एक्स्ट्रा फोल्डर बना लिया है। इसके अंदर जो अब हम प्रैक्टिकल एट्रीब्यूट का करेंगे, तो यहाँ पर मीडिया ATTRI ब्यूट्स, ये मीडिया एट्रीब्यूट्स करके मैंने ये फोल्डर बना लिया है और इसको सेव कर लेंगे। अब यहाँ पर HTML लेंगे और यहाँ पर हम क्या करेंगे, वीडियो ही टैग ले लेते हैं हम, वीडियो यानी ऑडियो ले लेंगे। तो अच्छा ऑडियो ले लेते हैं, ये ऑडियो मैंने शुरू किया, बंद किया। और यहाँ पर हम इसका जो है आई फ्रेम लेंगे, आई फ्रेम नहीं सोर्स लेंगे, SOURC सोर्स, और यहाँ पर SRC देंगे, और हमारा SRC एक फाइल इंपोर्ट करेंगे। यहाँ पर कहाँ जाएंगे, डॉट स्लैश बाहर निकला। अब उसके बाद IMAGES, उसके बाद फिर से स्लैश और यहाँ पर AUDIO ऑडियो, और फिर जाएंगे। अब कौन सा ऑडियो हमारे पास है ओपन करेंगे, यहाँ पर ये डॉक्यूमेंट्स में, यहाँ पर और इमेजेस में, ऑडियो में कौन सा ऑडियो, अच्छा B.MP3 है, तो B.MP3 को ऐड कर लेंगे। यहाँ पर आ गया, अभी नहीं आएगा, कंट्रोल एट्रीब्यूट लगाएंगे CON कंट्रोल्स और इसको रिमूव कर देंगे, इसके अंदर कोई वैल्यू नहीं पास करेंगे। तो ये कंट्रोल आ गया। तो अब क्या करेंगे हम, हमारा एट्रीब्यूट कौन कौन सा था, यहाँ पर एट्रीब्यूट सबसे पहले हम क्या पर लगाएंगे, ऑटो प्ले को। कंट्रोल तो यूज़ करना ही होगा, ऑटो प्ले लूप म्यूटेड, तो ऑटो प्ले लूप म्यूटेड यहाँ पर लगाएंगे AUTO ऑटो प्ले। और अब देखो ये नहीं हुआ, ब्राउज़र को आप रीलोड करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली प्ले हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो ऐप में ये रन हो रहा है। तो मैं इसको सेव करूँगा और इसको मैं ब्राउज़र में ओपन करूँगा। तो इसके लिए हमें फोल्डर में जाना होगा, यहाँ से हम फोल्डर में आ गए और इसके बाद डॉक्यूमेंट्स में, यहाँ पर कंपोनेंट्स में, एक्स्ट्रा में, और ये फाइल हम क्या करेंगे, कैरोम ब्राउज़र में ओपन कर लेंगे। ये हमारा अच्छा लोड ही नहीं हुआ, तो यहाँ पर ये सपोर्ट नहीं करता कैरोम ब्राउज़र हमारा इस तरह से, तो कोई बात नहीं, आपके पास हो जाएगा। और अभी आप क्या करो, इन सब का अगर प्रैक्टिकल यूज़ मोबाइल यूज़ देखना चाहते हो तो आपको ये इस पर कोड एडिटर डाउनलोड कर लो। यहाँ पर इस पर कोड एडिटर इस तरह से डाउनलोड करना है आपको, और यहाँ पर क्या करना है, आपको फोल्डर बना लेना है और सॉन्ग को इंपोर्ट कर लो और ये ब्राउज़र जैसा ही ओपन हो जाएगा। तो अभी यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो अभी हम यहाँ से बाहर आ जाते हैं और यहीं पर आ जाएंगे। तो ये ऑटो प्ले हमारा था। अब दूसरा क्या था, म्यूटेड, MUTED म्यूटेड, और म्यूटेड क्या करेगा, ये हमारा म्यूटेड, अभी मैं प्ले कर रहा हूँ, ये अब सुनाई नहीं दे रहा। अब इस म्यूटेड को ऑन करना पड़ेगा। तो ये म्यूटेड, अगर इस एट्रीब्यूट म्यूटेड को ना लगाएंगे ना तो ये म्यूटेड हमारा ऑलरेडी ऐसे ही चल जाएगा। तो मैं अगर म्यूटेड को लगा दूंगा ना तो ऑटो प्ले भी लगाएंगे और म्यूटेड भी लगाएंगे तो ये म्यूटेड हो गया।
अब मैं इसको जब तक सुनने के लिए ऑन नहीं करूँगा तब तक ये ऑन नहीं होगा। अब अगला एट्रीब्यूट हमारा क्या था, म्यूटेड हो गया, लूप था हमारा ना। तो एक बार मैं लूप को लगाता हूँ और आप देखोगे LW फिर लूप, ये अभी सॉन्ग चल रहा है ना, तो मैं इसको एंडिंग पॉइंट में लाता हूँ, ये 10 सेकंड में आ जाए तो ये ऑटोमेटिकली फिर से चालू हो जाएगा 10। अब देखो ये फिर से चालू हो गया। लेकिन अगर लूप को ना लगाएंगे ना तो क्या होगा, अभी मैं इसको छोड़ता हूँ और यहाँ पर अब देखो 8 सेकंड बाद ये ख़त्म होकर वैसे ही बंद हो जाएगा, ऑटोमेटिकली चालू नहीं होगा खुद से। ये बंद हो गया ना चालू, अब मुझे करना पड़ेगा तब चालू होगा। लेकिन अच्छा अगर LW फिर लूप लगा देंगे तो ये फिर से दोबारा चालू हो जाएगा, 4 सेकंड 6 सेकंड तक वेट करना पड़ेगा। देखो खुद से चालू हो गया। अच्छा वीडियो मेरा चल रहा है, मैंने सोचा कि वीडियो भी ऑफ हो गया उसको बंद करने के बाद। तो यहाँ पर लूप है और ये लूप इस तरह से काम करता है। अब पोस्टर हमारा सिर्फ वीडियो में यूज़ होगा। तो अभी हम जाएंगे पोस्टर, एक वीडियो भी लाएंगे यहाँ से, इसी ऑडियो को कॉपी करेंगे, नीचे एक वीडियो भी लाएंगे। तो इसके लिए यहाँ पर इमेज के जगह वीडियो लोकेशन में जाएंगे, ऑडियो के जगह VIDEO और ओपन करेंगे। कौन सा वीडियो ओपन करेंगे हम, इमेजेस वीडियो, और यहाँ पर क्या है v3.mp4, यहाँ पर v3.mp यहाँ पर 4 कर देंगे 3 की जगह। अब ये और वीडियो टैग लेना होगा ना हमें, यहाँ पर VIDEO और इस वीडियो को बंद करेंगे। तो अभी ये वीडियो इंपोर्ट नहीं हुआ, क्यों, v3.mp4 वही तो है वीडियो, और v3.mp4 इमेजेस, उसके अंदर वीडियो, सही तो है हमारा लोकेशन। अच्छा सेव कर लेते हैं एक बार। अच्छा MP3 क्यों है, MP4 करना है ना। तो अब आ गया, ये देखो वीडियो ऑटोमेटिकली चल गया, किसके कारण, ये लूप के कारण। इसका वेट हम देंगे तो ये देखने में अच्छा लगेगा, WIDTH वेट करेंगे 400। और अब देखो ये जैसे पेज लोड हुआ ये ऑटोमेटिकली प्ले हो गया, ऑडियो ऑटोमेटिकली प्ले नहीं हो रहा था लेकिन वीडियो हो गया। अभी यहाँ पर हम म्यूटेड को क्या करेंगे, इसको, ये अभी नहीं हुआ ना प्ले, लोड हो गया वैसे जैसे क्लिक करेंगे तब प्ले होगा। लेकिन अगर जब म्यूटेड हम लगा देते हैं, ऑटो प्ले लगा दिया ना, तो अब देखो यह वैसे ही रन हो गया जैसे पेज लोड हुआ। लेकिन हम इस ऑटो प्ले को बंद कर देंगे, ऑटो प्ले हमें नहीं चाहिए क्योंकि हमें ऐसे ही रहना चाहिए। अब देखो हम पोस्टर लगाएंगे, कहाँ पर, यहाँ पर पोस्टर वीडियो में POSTR पोस्टर। अब हमारा कोई इमेज है वही लोकेशन पर ./images और क्या था /MN.jpg, ये नहीं आया ना, यहाँ पर नहीं आया, इस जगह पे आएगा जब वीडियो में लगाएंगे, पेस्ट कर देंगे। और अब देखो जैसे हमारा वीडियो आया तो ये पोस्टर हमें दिख रहा है, ये इमेज दिख रहा है man.jpg, क्लिक करेंगे तो ये वीडियो आ गया। तो आइए देखा, ये पोस्टर हमारा यही काम करता है कि पोस्टर के अंदर हम उस इमेज का URL देंगे, थंबनेल, जो यूट्यूब के लिए थंबनेल होता है वो थंबनेल हम लगाते हैं इस पोस्टर में। और इसके बाद एट्रीब्यूट हमारा कौन सा है, प्रीलोड। ये क्या करता है, प्रीलोड यानी वैल्यू फॉर प्रीलोड ऑडियो वीडियो। ये क्या करेगा, ऑटो एक आता है मीडिया फाइल को ऑटोमेटिकली प्रीलोड करता है, और मेटा डाटा वैल्यू क्या करता है, सिर्फ मीडिया के मेटा डेटा को प्रीलोड करता है, ड्यूरेशन, डिमेंशन, ETC।
और नन हमारा मीडिया फाइल को प्रीलोड नहीं कहता। तो मीडिया यहाँ पर प्रीलोड में लगाएंगे और ऑटो और मेटा डाटा करेंगे। मीडिया ऑडियो वीडियो यहाँ पर, और क्या कर लगाएंगे एट्रीब्यूट हमारा, इसको ब्रेक कर लेते हैं, स्क्रॉल नहीं करेंगे। अब यहाँ पर हमारा PRE प्रीलोड, और यहाँ पर देखो ऑटो आ गया। ऑटो तो हमारा वैसे ही कुछ नहीं है। यहाँ पर इसको प्ले करो, ये ऑटोमेटिकली प्ले होगा, ये हो गया। तो ये ऑटो प्रीलोड हमारा ऑटो था। अब लगाएंगे मीटा डाटा। तो ये कुछ समझ में नहीं आएगा आपको, ये समझ में आपको नहीं आएगा, ये हम ब्राउज़र को समझाते हैं। जब ब्राउज़र सर्वर के थ्रू हमारे पास ऑडियो वीडियो आता है, उसका डेटा समझाते हैं हम ब्राउज़र को किस तरह का है, कैसा है। इसके बाद SRC सेट, ये SRC सेट इमेज में यूज़ होता है, जो हमने SRC सेट का यूज़ किया था आपको। उसके बाद साइजेस, तो आपको पता होगा ये SRC सेट हमारा इमेज में यूज़ होता है। पिक्चर टैग के में जब हम किसी इमेज का रिस्पॉन्सिव इमेज, यानी 3-4 इमेज है लेकिन एक ही जगह दिखाना चाहते हैं स्क्रीन के साइज के मुताबिक, तो वो हम SRC सेट में लगाएंगे और साइज एट्रीब्यूट को टारगेट कर लेंगे स्क्रीन के साइज को मैक्स विड्थ और मिन विड्थ से। तो इसका प्रैक्टिकल हमने देखा ही था पिक्चर टैग में। उसके बाद क्रॉस ओरिजिन, ये क्या करता है, एनोनिमस इसका एक वैल्यू आता है एनोनिमस। दिस वैल्यू इंडिकेट दैट द रिसोर्स शुड बी फैक्टेड विदाउट सेंडिंग एनी यूजर कंडीशन लाइक कुकीज और ऑथेंटिकेशन हेडर। और ये हमारा क्या करता है, इम्पिटी एक होता है और एक आता है यूज़र क्रेडेंशियल, और ये कहता है इम्पिटी जिसमें कोई वैल्यू नहीं पास करना पड़ता, सिर्फ इम्पिटी दे के छोड़ देंगे वैल्यू। एक इम्पिटी वैल्यू आता है, वो हम कुछ में खाली रहेंगे। तो यूज़र क्रेडेंशियल दिस वैल्यू, ये खाली छोड़ देंगे। ऐसे ही क्रॉस ओरिजिन बनाएंगे खाली, यानी ये हम ऐसे ही छोड़ देंगे और कुछ नहीं लिखेंगे। अगर एनोनिमस लिखोगे तो एनोनिमस, और यूज़र क्रेडेंशियल या लिखोगे तो यूज़र क्रेडेंशियल, लेकिन इम्पिटी छोड़ना चाहो तो इस तरह से डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट होगा। ये क्या करेगा, अभी इमेज में कोई हमने इमेज लिया और क्रॉस ओरिजिन एनोनिमस कर दो, या फिर ओरिजिन जो आपने बोला दिखाना विंडो में क्रेडेंशियल लाइट कुकीज़ और ऑथेंटिकेशन बेस्ड हेडर, जो हमारा सर्वर के थ्रू आता है ना, ये हेडर आपको समझ में आएगा। यहाँ पर जो हेडर है ना, वो हेडर्स टैग का बात नहीं कर रहा है। ऑथेंटिकेशन हेडर जो हमारा API से द्वारा डेटा आता है, तब ऑथेंटिकेशन हेडर क्या होता है आपको समझ में आ जाएगा जब हम जावास्क्रिप्ट में डेटा फैच करेंगे। इसके बाद एक्सेप्ट, तो इसका जो मैं प्रैक्टिकल यूज़ नहीं दिखा सकता, क्योंकि ये जो हमारा सपोर्ट करेगा क्या वैल्यू नहीं वैल्यू, वो सारा चीज़ आपको जावास्क्रिप्ट में ही समझ में आएगा। इसके बाद एक्सेप्ट और एक्शन, ये फ्रॉम का डेटा आ गया अभी। ऑटो कंप्लीट, ऑटो फोकस, फ्रॉम इनक्रिप इनक्रिप मेथड, हाइट, लिस्ट, मैक्स, मेन, मल्टीप्लाई, इन्वॉल्व, पैटर्न, प्लेस होल्डर, रीड ओनली, रिक्वायर्ड, स्टेप, वैल्यू, विथ, एरिया। अब यहाँ पर एरिया टैग आ गया। ये एरिया हमारा वहाँ पर देखा था ना एरिया, तो उस वही एरिया, वहाँ पर सिर्फ एरिया टैग था। अब एरिया का लेवल है, हिडन है, एक्सपेंड है, कंट्रोल है, चेकड है, लाइव है, डिसेबल है, डिस्क्राइब EVD, ये 2 बार हो गया ये टैग। और इसके बाद डिस्क्राइब लेवले और VD। और इसके बाद एरिया सिलेक्टेड, यहाँ पर एरिया में भी बहुत सारा टैग आता है, वहाँ पर डेटा में था, अभी एरिया में आ गया। तो यहाँ पर एरिया में इन सब का काम देख लो। एरिया हमारा भी HTML में कोई एरिया एट्रीब्यूट नहीं होता। एरिया लेवल, स्क्रीन रीडर, ये जो हमारा एरिया है ना, तो इन सब का काम हमारा अलग अलग होगा। और ये अभी मैं देख रहा हूँ, देखो ये जो हमारा ऐप क्या कर रहा है, स्क्रीन रिकॉर्ड कर रहा है ना, ये ऐप स्क्रीन रिकॉर्ड कर रहा है, तभी आपके पास ये वीडियो जा रहा है। तो ये जो स्क्रीन रिकॉर्डर होगा या कोई ट्रांसलेटर होगा या कुछ भी चीज़ होगा जो डिस्प्ले को स्कैन करता है, यानी मशीन लर्निंग के द्वारा काम करता है, उनको हिंट देता है कि किसको एक्सेप्ट करना है और किसको इग्नोर करना है। जैसे आप
कुछ कुछ कैरम ब्राउज़र में एक्सटेंशन होता है स्क्रीन रीडर का, स्क्रीन रिकॉर्डर को, तो वो सिर्फ यूट्यूब वीडियो को ही रिकॉर्ड करता है या कुछ एक प्रैक्टिकल जगह को यूज़ करता है। ऑन करोगे तो पूरा स्क्रीन रिकॉर्ड नहीं कर रहा हो। स्क्रीन में ये हेडर फुटर कैरम में भी आता है ना, टैब आता है, सर्च बॉक्स आता है, बहुत सारे चीज़ आता है, तो उनको क्या करता है, इग्नोर करता है। तो वो किसके लिए थ्रू करता है, इसी के एरिया के थ्रू करता है। तो देख लो एरिया लेवल क्या करेगा स्क्रीन रीडर के लिए, यानी स्क्रीन में जो टेक्स्ट है ना, टेक्स्ट टू स्पीच बहुत से जगह देखा ना, उनको एक्सेप्ट करने के लिए, उनको हमारा रीड करने के लिए स्क्रीन रीडर कहते हैं उसको, जो स्क्रीन में रहने वाले टेक्स्ट को रीड करे यानी पढ़ के सुनाई यहाँ पर। तो स्क्रीन रीडर बिल के लाइक लिए एलिमेंट को डिस्क्राइब करता है, यानी किस जगह को इसको रीड करना है स्क्रीन में, वो हमारा डिसाइड करता है यानी लाइक करता है। इसके बाद एरिया हिडन एलिमेंट को स्क्रीन रीडर से छुपाता है, यानी ये जो एरिया हिडन के अंदर जो लगा होगा ना एरिया हिडन जहाँ पर, तो वो क्या करेगा उस एरिया यानी उस टैग का जो वैल्यू हो डेटा होगा यानी टेक्स्ट होगा उस टैग के अंदर, उसको छुपा देगा, उसको स्क्रीन रीडर रीड नहीं करेगा। इसके बाद एरिया एक्सपेंड बताता है कि किसी कोलैप्सिबल एलिमेंट का स्टेट एक्सपेंडेड है या नहीं। अगर किसी जगह का एक्सपेंड है या दूसरे काम के लिए आ गया, ये स्क्रीन के लिए तो एरिया लेवल और एरिया हिडन दो टैग है, लेकिन अब एक्सपेंडेबल क्या करता है, कोलैप्सिबल एलिमेंट को स्टेट एक्सपेंडेड है या नहीं वो दिखाता है। अब एरिया कंट्रोल क्या करता है, किसी एलिमेंट के कंट्रोल में कौन से एलिमेंट है या ये बताते हैं। अगर किसी एरिया के एलिमेंट के अंदर किसका कंट्रोल है, यानी जैसे डिव के अंदर अभी ऊपर ही में एक एग्जांपल है ना, तो पिक्चर वाला, ये पिक्चर टैग के कंट्रोल में कौन है, सोर्स है और img टैग है, तो इसी कंट्रोल कहते हैं। और इसको क्या करता है, बताता है कि कौन सा इसके अंदर कंट्रोल में है। अब एरिया चेकेड चेकबॉक्स या रेडियो बटन का स्टेट चेकेड या अनचेकेड बताता है। अगर ये हमारा चेक बॉक्स जैसे इनपुट टाइप चेक बॉक्स और रेडियो बटन लेते हैं ना, उन वो बटन चेक बॉक्स चेकेड है या नहीं, चेक हो यानी यूज़र ने उस पर क्लिक किया है या नहीं, ये चीज़ बताता है। और एरिया लीव ये क्या करता है, डायनामिकली कंटेंट चेंजेस को स्क्रीन रीडर के लिए अनाउंस करता है, करने का मेथड डिफाइन करता है। यानी डायनामिक कंटेंट, जो कंटेंट हमारा सर्वर के थ्रू आता है उसे डायनामिक कंटेंट कहते हैं, और वो स्क्रीन रीडर के लिए चेंज हुआ या नहीं ये हमारा अनाउंस कर देता है कि लिखा कुछ और है और स्क्रीन रीडर पर कुछ और रहा है। ये होता है एरिया लीव। और इसके बाद एरिया डिसेबल के लिए एक एलिमेंट को डिसेबल स्टेटस डेटा है जो स्क्रीन रीडर के लिए होता है। स्क्रीन रीडर को बोल देता है कि ये जिस टैग में इसका लगाओगे, तो एरिया स्क्रीन रिकॉर्डर को बोल देगा कि ये टैग डिसेबल है, इसको आप छोड़ दो, यानी पढ़ ही नहीं पाएगा। हिडन यानी हिडन और डिसेबल दोनों अलग है। अगर हिडन और डिसेबल दोनों अलग है, लेकिन यहाँ पर जो हिडन कर दोगे तो उसको इग्नोर करके छोड़ देगा यानी स्किप कर देगा। जैसे मैं पढ़ रहा हूँ HTML में, अब कोई को मैं छोड़ दिया और एरिया एट्रीब्यूट, तो HTML में एरिया एट्रीब्यूट, और यहाँ पर अगर पूरा पढ़े तो HTML अगर हिडन लगाए तो HTML मैंने कोई में यानी कोई जो और एरिया इन दोनों टैग में हिडन एट्रीब्यूट लगा दिया, तो HTML में एट्रीब्यूट आ गया मैं यहाँ पर। लेकिन अगर डिसेबल लगाएंगे HTML में, इसके बाद थोड़ा देर रुकेंगे, फिर इसको रुकेंगे पढ़ने के टाइम, उसके बाद एट्रीब्यूट आएंगे। तो या रुकेंगे या उस पर जगह पे कुछ और भी बोल सकते हो या कुछ और भी चीज़ साउंड निकलवा सकते हो, तो यहाँ पर यूज़र समझेगा कि यहाँ पर कुछ टेक्स्ट है, कुछ तो है लिखा जो यहाँ पर स्क्रीन रीडर ने पढ़ नहीं पाया। इसके बाद यहाँ पर डिस्क्राइब वीडियो और एलिमेंट का डिस्क्रिप्शन को स्पेसिफाई करते हैं, यानी किसी टैग में कोई डिस्क्रिप्शन अगर होगा तो उसको भी डिफाइन करेगा और उसको भी पढ़ लेगा। अब बहुत सी जगह यहाँ पर जो एक मोबाइल में आता है ना, जो व्हाट्सएप में ज़्यादातर लोग यूज़ करते हैं कि क्या मैसेज लिखा है, वो यहाँ पर इस जगह पे कह रहे थे किसी को इस तरह से डायनामिक मिलता है, तो मोबाइल में जब क्लिक करते हैं तो व्हाट्सएप का मैसेज पढ़ता है, जो एक्सेसिबिलिटी में जाके ऑन करता है। तो वो हमारा वही चीज़ हमारा उसमें बहुत सारी चीज़ लिखा होता है, लेकिन वहाँ पर कुछ ऐसे भी चीज़ बोल देता है जो हमारा लिखा ही नहीं है।
तो वो डिस्क्रिप्शन से निकाल के बोलते हैं। उसके बाद यहाँ पर एरिया लेवल बॉडी लेवल लीड बाय, तो लेवल लीड बाय एलिमेंट को एक या ज़्यादा लेवल प्रोवाइड करता है। उसके बाद एरिया सेलेक्टेड एलिमेंट का सेलेक्टेड स्टेट को इंडिकेट करता है। जो एरिया के अंदर जो टैग सेलेक्टेड होगा, यानी जैसे मैंने वो अब आप यार सेलेक्टेड वही चीज़ हो हमारा यहाँ पर आता है ना मोबाइल के स्क्रीन में जो लोग यूज़ करते हैं, तो कुछ टैग इस तरह से उसने सेलेक्ट करता है और सेलेक्ट करने के बाद उसी को रीड करता है, बाकी चीज़ रीड नहीं करता। तो वो हमारा एरिया सिलेक्टेड के मदद से होता है। अब रोल एट्रीब्यूट क्या करता है, एक प्रीडिफाइंड सेट ऑफ रोल्स को डिफाइन करता है, जैसे कि बटन, नेविगेशन, etc। तो रोल एट्रीब्यूट में बहुत सारा वैल्यू है। रोल एट्रीब्यूट हमारा लगाना अनिवार्य है, क्योंकि ये ब्राउज़र में जो है सर्वर यानी जो हमारा एसईओ के लिए बहुत काम आता है। अगर किसी जगह हम अलर्ट मैसेज को शो कराने के लिए कोई टैग के अंदर डेटा यूज़ करें, तो उसका रोल और रोल एट्रीब्यूट में वैल्यू एरिया अलर्ट पास करना होगा। या अपेंडिंग एप्लीकेशन आर्टिकल टैग में भी हम एरिया लिखेंगे और वहाँ पर आर्टिकल लगा देंगे। अगर कहीं पर आर्टिकल टैग नहीं लिखा है और वो भी आर्टिकल ही वहाँ पर भी यूज़ हुआ है, तो रोल के जगह आर्टिकल लगा दो। बैनर जहाँ पर यूज़ कर रहे हो वहाँ पर बैनर नाम से कोई टैग नहीं होता, बैनर लगा दो। बटन में ये तो लगाने की ज़रूरत नहीं, बटन वैसे ही पता चल जाता है। सेल चेकबॉक्स में भी पता चलता है। कॉलम हेडर, कॉलम का हेडर जो होता है ना रो और कॉलम टेबल में, वहाँ पर लगा सकते हो। एक नाम से आपको पता चल रहा है कि कौन जो वैल्यू क्या काम करते हैं, वो नाम से पता चल रहा है। कॉम्बो बॉक्स, कमांड और कॉम्प्लीमेंट्री कंटेंट इन्फो, ये डिटेल्स टैग में लगता है। कंटेंट इन्फो डिफिनेशन, ये डिफिनेशन कहाँ पर DRDT और DD में यूज़ होता है। डायलॉग टैग और डायरेक्टरी, डॉक्यूमेंट फ्रॉम, किसी डॉक्यूमेंट को लिए जो अपलोड ले मांगते हैं ना, उसमें डॉक्यूमेंट लगा दो। फॉर्म में फॉर्म, ग्रेड के लिए रो और कॉलम में ग्रेड जो होता है ना उसको लगा दो। इसके बाद ग्रेड सेल, ग्रुप है, लोडिंग, किसी लोडिंग बॉर्डर अगर लोडर लगाओ तो लोडिंग। और IMG टैग में इमेज इनपुट, लिंक, लिस्ट बॉक्स, लिस्ट आइटम, लॉग, मेनू मार्क्यू, मेनू और मेन दो अलग था। मेनू बार, मेनू आइटम चेकबॉक्स, मेनू आइटम, रेडियो, नेविगेशन, नोट, ऑप्शन, प्रेसेंशन, प्रोग्रेस बार, रेडियो ग्रुप, रीजनस। अब रेडियो टैग तो हम यूज़ कर रहे हैं, तो रेडियो टैग में रूल लगा देंगे रेडियो, और 3-4 रेडियो बटन होगा तो वहाँ पर रेडियो ग्रुप लगा देंगे। रीजन, रो ग्रुप, रो हेडर, सर्च और इनपुट टाइप सर्च यूज़ करो, वहाँ पर रोल लगा दो सर्च। तो उसका रोल यानी तो आपको पता ही चल रहा है कि रोल का मतलब क्या था। रोल का मतलब ही होता है कि काम क्या करेगा, आपका रोल क्या है, आप जो मेहनत करो आपका रोल क्या है। तो वही चीज़ हमारा जैसे लाइफ के बारे में भी कहीं भी कोई स्कूल में या फैमिली में या फ्रेंड्स भी पूछता है आपका रोल क्या है। तो और इंटरव्यू में आपने देखा होगा शॉर्ट वीडियो में, मूवी में, इंटरव्यू में भी पूछा होगा रोल क्या है। तो वही हमारा रोल इस पेज में भी HTML में भी यूज़ होता है। स्टेटस, स्विच, टैब, टेबल लिस्ट, टेबल पैनल, टर्म, टेक्स्ट बॉक्स, टाइम, टूलबार, टूल टिप, ट्री और इसके बाद ट्रिगर, ट्रीजन। ये 65 यहाँ पर है, लेकिन और भी है, कुछ और भी है। अब लैंग एट्रीब्यूट आ गया। ये लैंग एट्रीब्यूट तो हमने अभी देखा था ना, ऊपर ही देखा है, 2 बार आ गया। तो XML लैंग, यहाँ पर हम क्या करेंगे, जब XML यूज़ करेंगे, जैसे कि हम SVG यूज़ करेंगे, जब SVG टैग यहाँ पर XML लैंग का यूज़ करेंगे। उसके बाद स्कीमा भी हमारा 3 वैल्यू आता है, आइटम स्कोप, आइटम टाइप और आइटम प्रॉप। ये स्कीमा हमारा क्या करता है, ये स्पान टैग यानी डिव में लगा सकते हो, डिव में और उसके साथ लगा सकते हो जब कोई डिटेल्स पास करो। तो स्कीमा आइटम स्कोप क्या करेगा, ये आइटम स्कोप ऐसे ही आप लगा दोगे डायरेक्टली, आइटम स्कोप दे दोगे। उसके बाद आइटम टू स्कीमा में आता है आइटम टाइप और आइटम प्रॉप। तो कुछ इस तरह से। अभी यहाँ पर देखो स्कीमा यहाँ पर कहीं पर भी यूज़ नहीं है, लेकिन ये स्कीमा का एट्रीब्यूट है। आइटम स्कोप एट्रीब्यूट है और ये स्कीमा एट्रीब्यूट भी लगा सकते हो इसी की जगह।
स्कीमा आपको इस डिव में ही लगाना होगा, या फिर आप चाहो तो इसका एक और मेन डिव बना सकते हैं, पेरेंट डिव। इस तरह से ऊपर div इस तरह से लगा के schema इस तरह से लगा सकते हो, इस तरह से लगा सकते हो डिव में। और स्कीमा आप इस तरह से भी लगा सकते हो। तो स्कीमा आप लगा दो, उसके बाद आइटम स्कोप लगाओ, आइटम टाइप दो, और टाइप हमारा schema.org पर्सन यानी मनुष्यों के लिए है, तो ये पर्सन के लिए है, किसी पर्सन का नाम डिफाइन होगा। और स्पान में आइटम ग्रुप ले लो और आइटम टाइप में डाल दो इस URL को, यही URL डालना है, और भी URL आता है अलग अलग के लिए। इन schema.org की वेबसाइट में आप जाओ, वहाँ पर आपको दिख जाएगा क्या क्या URL है किस किस टॉपिक के ऊपर। तो आइटम प्रॉप और आइटम प्रॉप में नेम डाल दो, और आइटम प्रॉप दूसरे में एट्रीब्यूट मिला के जॉब का टाइटल दे दो। तो ये आपके पता चल जाएगा ब्राउज़र को ये जॉन ड्यू नाम है और सॉफ्टवेयर इंजीनियर इसका जॉब टाइटल है, जॉब का नाम है। ये आइटम प्रॉप यहाँ पर एड्रेस आप जिस तरह से आइटम प्रॉप एड्रेस भी दे सकते हो, आइटम प्रॉप एड्रेस यूज़ करो और वही एड्रेस दे दो 1 2 3 मेन स्टेट। ये क्या आ गया इतना। और फिर आइटम स्कोप इस तरह से, आइटम टाइप schema.rgb LORG, लेकिन इस बार आर्टिकल के लिए है। यहाँ पर आइटम प्रॉप में हैंडल दिया है, हेडलाइन हमारा क्या है, आर्टिकल का टाइटल। और आइटम प्रॉप में ऑथर, आर्टिकल किसने लिखा है उस ऑथर का नाम यानी राइटर का नाम। और इस तरह से हेडर में भी यूज़ करते हो आइटम स्कोप। और आइटम टाइप में यहाँ पर क्या कर दो, वेब पेज हमने दिया इस बार, तो यहाँ पर आइटम प्रॉप में हेडलाइन, और हेडलाइन क्या है, माई वेब पेज। और आइटम प्रॉप में क्या है, मेटा टैग में आइटम प्रॉप यूज़ किया, और ये डिस्क्रिप्शन हमने दिया, कंटेंट यहाँ पर डिस्क्रिप्शन पास कर दिया मेटा टैग में। तो ये कुछ इस तरह से काम करते हैं। अब यहाँ पर एक्सेस की क्या करेगा, ये आप यहाँ पर कॉमन HTML टैग वेयर एक्सेस की यूज़, यहाँ पर एक्सेस की हम एक टैग में यूज़ करेंगे, बटन में, इनपुट में, टेक्स्ट एरिया में, सेलेक्ट में, ऑप्शन में, फ्रॉम में, डिव में, लेवल में। टोटल 8 से नए टैग में हम डायरेक्टली इंडिकेट जिसमें एक्सेस की एट्रीब्यूट का यूज़ होता है। इन सब में डायरेक्ट एक्सेस की यूज़ होगा। अगर आप इनसे ज़्यादा भी यूज़ करना चाहो कहीं पर, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ जावास्क्रिप्ट में यूज़ काम करने पड़ेगा। अब इसका यूज़ क्या है, लेस कॉमन बट यूज सेम विथ ट्राई स्क्रिप्टिंग। तो इसका यूज़ क्या है कि आप जैसे मैं एक टैग ले रहा हूँ, यहाँ पर आ जाएंगे, और क्या है हमारा एक्सेस की ना, तो इस एक्सेस की यहाँ पर हमने क्या लिया था, इमेज में या फिर एंकर में। तो इस एंकर में हम क्या करेंगे, www.abc.com। अब यहाँ पर आ गया ना। अब यहाँ पर ACC एक्सेस की देंगे, और ये एक्सेस की क्या होगा कि यहाँ पर मैं दिया हूँ S, ठीक है। अब मैं इसमें कुछ टाइटल दूंगा, माई WEB वेब पेज, और मैंने यहाँ पर बंद कर दिया। अब देखो माई वेब पेज आया, मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये किस जगह पे गया है, जो यूज़र हमने एड्रेस डाला है ये www.abc.com पर आ गया ना, यहाँ पर देखो आ गया। तो इसको हमने यहाँ पर क्या किया, क्लिक किया इस टेक्स्ट पर तब, लेकिन अब यहाँ पर आओ और आप Ctrl+S प्रेस करो तो आपका ये वेब पेज खुल जाएगा। ये होता है एक्सेस की, यानी किसी भी की का आप दे सकते हो नाम, जिस की का नाम डालोगे उसको कंट्रोल के साथ प्रेस करके ये चीज़ ओपन करा सकते हो, इस पर क्लिक करा सकते हो। तो कहीं पर इसलिए यहाँ पर क्या क्या दिया था, कहीं बटन को यूज़ करा सकते हो, इनपुट को, और यहाँ पर इस तरह से दे सकते हो। अब इसके बाद ड्रैगेबल इसका यूज़ के करके आप किसी भी एलिमेंट को माउस के थ्रू ड्रैगेबल बना सकते हैं, जिसमें यूज़र अपने डिस्क्राइब लोकेशन पर मूव कर सकते हैं। अब ये वैल्यू है यहाँ पर ड्रैगेबल का वैल्यू ट्रू और फॉल्स ही होता है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, एक डिव लूँगा, div, ये डिव लिया मैंने, और इसको ड्रैगेबल बनाऊंगा, ड्रैगेबल ट्रू कर देंगे, TRUE ट्रू। और इसके अंदर मैं लूँगा सिग्मा SIGMA सिग्मा DAVLOPR डेवलपर EXPRESS,
एक्सपीरियंस। अभी मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, इस सिग्मा एक पर अगर माउस से क्लिक करके इधर उधर ले आओगे ना, इधर इधर ले जाओगे तो ये चला जाएगा, लेकिन अभी नहीं जाएगा। जब आप जावास्क्रिप्ट में कोड करेंगे ना तब ये जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ट्रू अगर नहीं करोगे तो जावास्क्रिप्ट का कितना भी कोड लिख लो, इसको यहाँ से यहाँ पर नहीं ला सकते माउस के थ्रू इस तरह से ड्रैग करके। जैसे मैं अभी हाथों की उंगली से इसे ही ले जा रहा हूँ ना, जो टाइमर हमारा स्क्रीन रिकॉर्डर का चल रहा है, इसको मैं ड्रैग कर रहा हूँ, कहीं पर भी ले जा रहा हूँ तो इसको मैं ले रहा हूँ किससे, उंगली से, तो ये डायरेक्ट नहीं जाएगा। अगर ट्रैवल ट्रू कर दिया और चला जाएगा, ये नहीं जाएगा। इसका कोड लिखेंगे और तब तक वो कोड काम नहीं करेगा जो कोड हम, जब तक हम इसको ट्रू नहीं करेंगे, इसको परमिशन नहीं देंगे। यहाँ पर हमने परमिशन दिया है जाने का, लेकिन अब जाएगा कहाँ से? गाड़ी से कोई जाएगा, कोई साइकिल से जाएगा, कोई टैक्सी से जाएगा, कोई कार से जाएगा। तो वो टैक्सी, कार, गाड़ी, साइकिल जो है ना, वो जावास्क्रिप्ट का काम है। यहाँ पर सिर्फ जाने का अनुमति दिया, यानी घर की जो घर से ये अनुमति ले लिया है कि हाँ यहाँ से यहाँ तक तुम जा सकते हो। इसने घर का अनुमति लिया है, लेकिन जाएगा अभी कहाँ से? इसको ले जाएगा कौन? इसको ले जाएगा जावास्क्रिप्ट। तो जब जावास्क्रिप्ट में ड्रैग एंड ड्रॉप का काम ड्रॉग यूज़ करोगे ना, तब ये ड्रैगेबल ट्रू को ट्रू करना पड़ेगा। स्पेल चेक ये क्या करेगा? स्पेल चेक एट्रीब्यूट का यूज़ HTML में टेक्स्ट इनपुट एलिमेंट जैसे इनपुट और टेक्स्ट एरिया का स्पेलिंग एरर को चेक करने के लिए होता है। अगर स्पेलिंग यूज़र ने गलत या सही दिया है ना, तो ये ट्रू और फॉल्स वैल्यू इसका होता है। ट्रू करेंगे तो ये स्पेलिंग चेक इनेबल होगा और स्पेलिंग को सही यानी देख के बता देगा कि स्पेलिंग आपने गलत किया या सही। जैसे मैं यहाँ पर लिखूँगा COW काउ, तो ये काउ हुआ स्पेलिंग सही। CTO ये CW, वो अब यहाँ पर क्या हुआ? काउ, तो ये नहीं होगा, तो इसने गलत बोल देगा कि ये CAW होना है काउ। इस तरह से अगर मैं CO काउ लिखना चाहूँ तो ये काउ नहीं होगा ना, तो COW काउ पढ़ना पड़ेगा, तो हमारा काउ होगा। इस तरह से ये स्पेलिंग को चेक करेगा, और किसके थ्रू? जावास्क्रिप्ट के थ्रू। इसके बाद आ जाता है टैब इंडेक्स, और इसका यूज़ अभी मैं आपको दिखा दूंगा, या मैंने तो दिखाया था ना इसका वैल्यू, इसका यूज़ मैंने आपको दिखाया था टैब इंडेक्स का, जब फ्रॉम में जा रहे थे। यहाँ पर अब मैं क्या करूँगा, फ्रॉम टैग लूँगा और इसका यूज़ मैं आपको दिखाई देता हूँ। यहाँ कहाँ पर था हम? यहाँ पर थे ना टैब इंडेक्स में, और यहाँ पर आ जाएंगे और मैं इस टिप से बाहर आ जाता हूँ और यहाँ पर FORM फॉर्म का यूज़ करूँगा, और फॉर्म के अंदर कुछ नहीं दूंगा, यहाँ पर सीधा IN फिर इनपुट, और इनपुट में हम यहाँ पर कुछ भी नहीं देंगे, सिर्फ यहाँ पर क्या हम टैब इंडेक्स देंगे। टैब इंडेक्स हमारा क्या है? 1। और इसी तरह मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लूँगा और इसको कर दूँगा मैं 5, इसको कर दूँगा मैं 2, और इसको कर दूँगा मैं 4, इसको कर दूँगा मैं 3। अभी देखा यहाँ पर मैंने 3 किया, तो अभी यहाँ पर अगर आप कोई फॉर्म यूज़ कर रहे हो या ऑनलाइन दुकानों में देखे होंगे ना, टैब करके उसने एक एक जगह से इसको फिल किया, टैब की, फिर इसके इसमें ऑटोमेटिकली आएगा, फिल किया, इसमें ऑटोमेटिकली आया, फिल हो गया, इसमें ऑटोमेटिकली फिल आ गया, इसमें ऑटोमेटिकली फिल आ गया। टैब की पर क्लिक करने से यहाँ पर इसको अलग अलग करके क्लिक उनको करना नहीं पड़ता। ये क्यों नहीं करता मतलब? ये टैब इंडेक्स की वजह से। जैसे मैंने एक पर क्लिक कर दिया, अब टैब इंडेक्स करूँगा तो 2 हमारा किस पर है? 3 नंबर पे है, तो यहाँ पर मैं आऊँगा और ये जो हमारा ये कीबोर्ड में ये बटन है ना, इस पर क्लिक करो और यहाँ 3 बटन में इनेबल होगा, 2 को स्किप कर देगा, ये 3 में आ गया। अब 3 के बाद हमारा 2 किस पर था? 3 हमारा ये 5 नंबर में था, तो अभी 2 के बाद ये 5 नंबर आएगा। तो पहले तो हम इस पर क्लिक करेंगे, 2 में आएगा और 5 में आ जाएगा, फिर ये 3 में आएगा, फिर ये 5 में आएगा। तो पहले ही हमारा 1 इसमें था, 2 इसमें, 3 इसमें, और 4 इसने 4 नंबर को लिया, और 5 ये 2 नंबर में 5 लगाया था, तो 2 नंबर में 5 आया। तो इसको इस तरह से टैब इंडेक्स आपको सीरियसली ले लेना है, 1 2 3 4 करके। और यहाँ पर जिस एट्रीब्यूट का आप रिक्वायर्ड रखोगे ना,
तो टैब इंडेक्स उन एट्रीब्यूट उन टैग में लगा देना और इस तरह से काउंटिंग कर देना, क्योंकि उनको उस टैग भरना ही पड़ेगा। अगर ऑप्शनल टैग जो रखोगे, ऑप्शनल फील्ड जो फॉर्म में रखोगे ना, उसको भरे या ना भरे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आपने जो मांगा उसे तो भरना पड़ेगा। तो इसके लिए वहाँ पर जाओगे और इसका पॉजिटिव वैल्यू और नेगेटिव वैल्यू आता है। तो पॉजिटिव वैल्यू तो दे दिया है, अगर नेगेटिव वैल्यू देंगे तो ये काम नहीं करेगा। तो नेगेटिव वैल्यू हम क्या करेंगे, यहाँ पर 5 करें और -2 कर देंगे ना, -2। तो ये क्या करेगा, अभी देखो ये किया -2, तो अभी यहाँ पर सीधा 3 पे चला गया। ये 3 हमारा 5 नंबर था ना, 3 में चला गया। ये 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, ये 5 नंबर। तो 2 नहीं हुआ। 1 पर टैप किया तो 3 में गया, फिर 4 में, फिर 5 में, और देख सकते हो इस तरह से। तो हमारा 2 स्किप हो गया। ये नेगेटिव वैल्यू काम नहीं करता। अब 2 माइनस को नेगेटिव से पॉजिटिव करेंगे। अब टैब टैब करोगे, ये टैब आ गया, तो यहाँ पर आ गया। और इनको अब सीरियस हम सिनेरियोज बनाएंगे। 2 इसको सही कर लेंगे, ठीक कर लेंगे, इसको 3 को 5 करेंगे और इसको 4। 1 2 3 4 5 हमारा अब सही है। तो अब यहाँ पर 1 2 3 4 5 इस तरह से हमारा सही है। और यहाँ पर आ जाओगे एट्रीब्यूट्स में। अब कौन सा एट्रीब्यूट है, ट्रांसलेट। अब ये फिर ट्रांसलेट आ गया। गूगल का ट्रांसलेट आपको किस किस को नहीं पता है, वो सबको ही पता है। कैरम में आ जाओ और किसी भी वेब पेज को ओपन कर लो इस तरह से, और यहाँ से क्या करोगे, आप ट्रांसलेट कर लोगे। कहाँ ट्रांसलेट, हमें तो नज़र नहीं आ रहा अभी। अच्छा, ट्रांसलेट ऊपर मैसेज में आता है। ये ट्रांसलेट जो है ना, ये इस जगह पे आता है। और ट्रांसलेट करने के लिए, या किसी डिवाइस में अपडेट नहीं है ना ब्राउज़र, तो यहाँ पर आएगा, और अपडेटेड में यहाँ पर आएगा ट्रांसलेट। तो ये ट्रांसलेट, और जब नेट ऑन होगा तो यहाँ पर भी दिख जाएगा ट्रांसलेट। तो यहाँ से इस पेज का जो ट्रांसलेट करते हो, तो उसी ट्रांसलेट को इनेबल और डिसेबल करने का। ट्रांसलेट एट्रीब्यूट का यूज़ HTML में किसी एलिमेंट का कंटेंट को ट्रांसलेट करने या नहीं करने के लिए यूज़ होता है, जब पेज को किसी दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया जाता है। तो ये हम तब यूज़ करते हैं। इसमें येस और नो वैल्यू आता है, इसमें ट्रू फॉल्स वैल्यू नहीं, येस और नो वैल्यू आता है। येस अगर लगाओगे तो ये ट्रांसलेट होगा, अगर नो लगाओगे तो ट्रांसलेट नहीं होगा। अब कंटेंट एडिटेबल, ये एक ज़बरदस्त टैग है, लेकिन इस टैग एट्रीब्यूट का हमारा टैग में कभी हमने किसी जगह पे इसका यूज़ देखा ही नहीं। आज तक मैं नहीं देखा, 2018 से यहाँ पर हूँ, और शायद मैं 20 से 40 हज़ार पे वेब पेज में, यहाँ पर मैं वेबसाइट में गया हूँ, देखा हूँ, कहीं पर हर तरह के वेबसाइट में कहीं पर भी इसका यूज़ नहीं हुआ। और इसको क्यों दिया है मुझे ये भी नहीं पता। और अगर आप किसी और भी डेवलपर या इंजीनियर को पूछोगे ना, तो वो भी नहीं बताएगा कि इसको क्यों दिया गया है, लेकिन काम बहुत कमाल की है। अब आप अगर इसको करोगे ना, तो हैकर भी कोई आपको बोल सकता है, हैकर है भाई हैकर। अभी मैं यहाँ पर क्या करूँगा, ये जो मैं डिप टैग लिया हूँ ना, इसको ब्रेक करूँगा, नीचे लाऊंगा, क्योंकि क्लिक करते हैं तो ये एक एंकर टैग जो है हमारा कॉल हो रहा है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा इसको और ब्रेक करूँगा। ये BR3 BR मैंने लिया, और फ्रॉम को भी इसको नीचे लगाएंगे, तो इसको अकेला कर दिया। अब डेवलपर, अब मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ ना, सिग्मा डेवलपर, यानी इस पर क्लिक कर रहा हूँ इस टैग पर, तो क्लिक नहीं हो रहा है। लेकिन मैं अब देखो कंटेंट एडिटेबल का काम देख लो, ये CONTENT कंटेंट एडिटेबल, इसको कर दो ट्रू। और अब देखो मैं इस पर क्लिक करूँगा, ये क्या, इस पर अब मैं लिख सकता हूँ डीप टैग में ये देखो। तो किसी भी वेबसाइट में ना, आप इस तरह से अपना नाम लगा के उसको पढ़ सकते हो। लेकिन जैसे ही ब्राउज़र रीलोड होगा ना, तो ये इसका काम ख़त्म हो जाएगा। तो मैं इन सबको सारा ये जो ख़त्म कर सकता हूँ, इसको मिटा सकता हूँ। और ये भी शायद मैंने आपको दिखाया था, तो उतना याद नहीं है, लेकिन एट्रीब्यूट तो सारा ही है यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, एंडोल और नूर, ये KH या सिग्मा SIG EMA सिग्मा डेवलपर एक्सप्रेस, ये मैं लिख दिया हूँ, नाम चेंज कर लिया हूँ। लेकिन ब्राउज़र रिफ्रेश होगा, अब ये यही टैग रहेगा यहाँ पर जब तक चेंज होगा। तो ये चेंज हो गया, लेकिन यहाँ पर हमने लिखा
जो है वो यही टैग लिखा था। अच्छा यार यही लिखा है। तो ये कंटेंट एडिटेबल कुछ हमारा इंटरेस्टिंग होता है। जब आप कोडिंग करते तब बोरो हो जाओ ना, तो किसी वेब पेज को लो और छेड़छाड़ी करना लग जाओ, और दोस्तों को आप दिखा के तो हैरान कर दो कि हाँ यूट्यूब में जाओ और यूट्यूब का टेक्स्ट लिख दो, और सारा जितने भी सॉन्ग रिजल्ट में आएगा ना, सबका कंटेंट एडिटेबल आप चेंज कर दो। इंस्पेक्ट एलिमेंट में जाके एडिटेबल ट्रू करके सारा नेम चेंज कर दो। सारे सॉन्ग्स का जितने भी सॉन्ग्स का नाम आएगा सबका नेम चेंज कर दो, और आप अपने फ्रेंड्स या जानने वाले पहचानने वाले को दिखा दो कि आप हैकर हो। और ये हिडन तो आपने देखा ही था, हिडन यानी किसी भी टैग को एलिमेंट करता है, तो हमने फ्रॉम में यानी यूज़ किया था। अब चलिए मैं इसको किसी डिव में यूज़ करूँगा, तो क्या ये डिव को हिडन कर पाएगा? HIDDN हिडन को तो नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर हो गया तो वो क्या हो गया यार, हो गया, ये हो गया। तो इमेज भी हिडन होगा। मैं अगर इस वीडियो को हिडन करूँगा तो यहाँ पर ये वीडियो भी हिडन हो जाएगा, ये वीडियो भी हिडन हो गया। तो चलिए, ये हिडन टैग भी आप मल्टीपल जगह पे यूज़ कर सकते हो हाइड करने के लिए। या आप किसी यूट्यूब में जाओ और छोड़ो, उतना मजाक बहुत हुआ, तो ये हिडन हो गया। अभी आइटम मीड और आइटम प्रॉप, आइटम स्कोप, आइटम टाइप, ये क्या करता है? आइटम स्कोप। ये आइटम स्कोप क्या करता है? इसका यूज़ एक आइटम को डिफाइन करने के लिए होता है, जो स्ट्रक्चर डेटा का पार्ट होता है। ये बताता है कि एलिमेंट में आइटम को रिप्रेजेंट करता है। आइटम टाइप, ये एट्रीब्यूट। अब आइटम टाइप क्या करता है? ये एट्रीब्यूट आइटम के टाइप को डिफाइन करता है, जिसमें यहाँ पर schema.org प्रोडक्ट। ये फिर कहाँ से आ गया यार? इसको देखा ना आइटम को, यहाँ पर हमने ऊपर आ जाए, ये हमने आइटम स्कोप, आइटम प्रोप और आइटम टाइप तीनों तो देखा है, वो स्कीमा का पार्ट है। ये आइटम आइटम प्रोप था, स्कोप था, टाइप था, लेकिन आईडी नहीं था। आईडी क्या करेगा? ये एक यूनिक आईडी भी डिफाइन कर सकते हो इसमें। यहाँ पर तो आइटम टाइप प्रोप हिडन में जो जो वैल्यू मैंने बताया वो आप दे सकते हो, लेकिन आईडी में 1 2 3 या फिर 511 आप कुछ भी आईडी दे सकते हो, एक यूनिक होगा आईडी वो। और अब यहाँ पर हम इसको यहीं तक ख़त्म करते हैं, और नेक्स्ट में हम 123 मिनी फास्ट होगा हमारा, ये छोटा होगा, और ये HG ग्रुप में ख़त्म हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर मैंने क्या हुआ था कि ब्लॉक कोड भी दे दिया है, BR बटन, कैनवास, कैप्शन, कॉल ग्रुप, कमांड, डेटा लिस्ट, डिटेल्स, डिव, DL, DT, DD, EM, इम्बेड, फिट सेट, फिग कैप्शन, फिगर कैप्शन, फुटर, फॉर्म, H1 से H6, हेडर, HR, वो HTML, iframe, IMG, इनपुट, INS, IKVD, लेवल, लेजेंड, लेलाई, लिंक, मैन, मैप, मार्क, मेटा, मीटर, नैब, नो स्क्रिप्ट। ये सारा टैग क्यों दे दिया? मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। ये तो टैग है हमारा HTML का, ये क्यों आ गया यहाँ पर? चलिए, अब बचा हमारा जो टैग है वो 181 से 181 क्यों 152, ये वाइट 1 वाला यहाँ पर आ गया 152। ये कुछ ही टैग है जो इनका बाकी है हमारा, तो इन सबको यूज़ करेंगे। अभी एक कलर एट्रीब्यूट भी है, कलर एट्रीब्यूट। ये अभी आपने बैकग्राउंड एट्रीब्यूट देखा था, अब कलर एट्रीब्यूट देखोगे। बैकग्राउंड क्या करता था? किसी भी का बैकग्राउंड के पीछे, यानी जो हमारा टैग है ना उसके पीछे कलर ले आता था। अब कलर ये टेक्स्ट का कलर चेंज होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में नहीं, इसका नेक्स्ट चैप्टर में। ये भी 53 मिनट यानी 1 घंटे का हो गया। तो इसका मैंने डिस्क्रिप्शन लिखा नहीं, अगर अभी लिख दूंगा फिर मैं इसका वीडियो अभी कंटेंट का कंटिन्यू करूंगा। ये वो 10:33 मिनट्स हो गया। अभी इसका डिस्क्रिप्शन लिखने के बाद मैं कंटिन्यू करता हूँ।